नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है और सीट वार हर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर हम आपको वहां के राजनीतिक विश्लेषकों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम टीवी चैनल्स, अखबारों में खबरें पढ़ते हैं और एक तरफ टीवी चैनल्स और अखबारों में जो खबरें देते हैं उन लोगों को सुनते हैं। तो आज न्यूज 24 पर हम आपको लेकर चल रहे हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र। नागौर मिर्धा परिवार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, जाट राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यहीं से हनुमान बेनीवाल आते हैं, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में जाट राजनीति के जरिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ाने के एक युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब यहां से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की मदद से हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। इस लोकसभा में इस वक्त वो सांसद भी थे, विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने से पहले। और जब वो नागौर से सांसद बने तब वो बीजेपी की सहायता से एनडीए में साथ होकर सांसद बने थे। इस बार वो कांग्रेस की सहायता से सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। अलायंस कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जो अलायंस किया है उसमें नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए पार्टी ने छोड़ी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट है जो कि विधानसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा किया। कांग्रेस के दिग्गज मिर्धा परिवार की इस चौथी पीढ़ी ने अब बीजेपी में आकर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जैसे लोगों के बीच जाकर वो बयानबाजी कर रही है, उससे बीजेपी के रास्ते नागौर लोकसभा सीट पर किस तरह के हैं और कांग्रेस अलायंस के साथ हनुमान बेनीवाल रास्तों पर कितनी बाधाएं खड़ी कर पा रही हैं। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारिका चौधरी है, प्रवक्ता बीजेपी की, अनूप ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आदिशाम चौधरी वरिष्ठ पत्रकार चूरू जिले से हैं, रमेश सराफ वरिष्ठ पत्रकार झुंझुनू जिले से हैं, हेमंत जोशी वरिष्ठ पत्रकार नागौर जिले से हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश भरतपुर से, राजीव तिवारी जी जयपुर से और गुलाब बत्रा जी भी जयपुर से, भरतपुर से है। राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से है, गुलाब बत्रा जी का भी ताल्लुक भरतपुर से। लेकिन हम आज नागौर से शुरुआत करते हैं और नागौर से हेमंत जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नागौर की स्थिति में हनुमान बेनीवाल को चुनौती ज्योति मिर्धा दे रही है या ज्योति मिर्धा को चुनौती हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं? हेमंत जोशी जी। ज्योति मिर्धा को चुनौती यहाँ हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ पिछली बार करीब 2 लाख वोटों से जीतकर सांसद बने थे और उस समय वह एनडीए के गठबंधन में थे। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी की ओर से अपना चुनाव लड़ रही है। नागौर लोकसभा ये अपन बात करें तो नागौर जिले में, नागौर लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में बीजेपी के पास 2 एमएलए हैं और कांग्रेस के पास 4 एमएलए हैं। जी बोलिए हेमंत जोशी जी। वर्तमान में एक आरएलपी का विधायक भी यहाँ पे है और एक निर्दलीय विधायक है डीडवाना से यूनुस खान। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के विधायक भी ज्यादा है और कांग्रेस का वोट बैंक और प्लस आरएलपी का भी यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है। इस हिसाब से हनुमान बेनीवाल कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं और ज्योति मिर्धा पिछली बार यहाँ से 2013 में सांसद बनी थी, उस समय वो कांग्रेस में थी और 2009 के बाद में 14 में कांग्रेस का ग्राफ कुछ डाउन हुआ, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ वापस थोड़ा बढ़ा। बीजेपी का ग्राफ 41% था 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में था 54%। इस बार भी बीजेपी का ग्राफ हालांकि बढ़ने की संभावना तो कह सकते हैं मोदी फैक्टर भी है, लेकिन कांग्रेस को भी अपन हम नहीं आंक सकते। तो हेमंत जोशी जी, नागौर का चुनाव मोदी फैक्टर पर बीजेपी लड़ रही है और हनुमान बेनीवाल किस फैक्टर पे काम कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन और यहाँ से सांसद रहे हुए हैं,
तो वो अपने कार्यों के बीच में लोगों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 90% के लगभग लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और नागौर जिले के विभिन्न मुद्दे भी लोकसभा में रखे हैं। तो हेमंत जोशी जी, जनता क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है दोनों के बीच में? जब दोनों कैंडिडेट को तोलती है जनता, तो दोनों कैंडिडेट के लिए किस तरह की चर्चा कर रही है? ज्योति मिर्धा को यहाँ के लोग पिछली बार भी बाहरी का जो नारा लगा था, ज्योति मिर्धा यहाँ मूल रूप से नहीं रहती है, हालांकि वो नाथुराम मिर्धा के नाम पे वोट मांगती रही है शुरुआत से ही, और इस बार भी वो नाथुराम मिर्धा के नाम पे और बीजेपी के मोदी के नाम से वोट मांग रही है। हनुमान बेनीवाल अपने खुद के कार्यों से वोट मांग रहे हैं, तो कुछ स्तर पर हनुमान बेनीवाल यहाँ मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उधर ज्योति मिर्धा के पक्ष रिचपाल मिर्धा भी ज्योति मिर्धा के पक्ष में है, जो लगातार, आपने भी यूट्यूब पे वीडियो उनके देखे होंगे, वो लगातार अनर्गल बयानबाजी करते नजर आते हैं। गाली गलौज उनके वीडियो में साफ दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो लोगों के बीच में एक अलग मंच भी है कि ज्योति मिर्धा के जीतने के बाद यहाँ पे थोड़ी बदमाशियां वगैरह बढ़ सकती है, और हनुमान बेनीवाल के ऊपर भी ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं कि उसके पास भी जो लड़के उसके साथ है कार्यकर्ता, वो भी बदमाश है। फिर भी हनुमान बेनीवाल की स्थिति ज्यादा मजबूत यहाँ है। हनुमान बेनीवाल की स्थिति नागौर जिले में मजबूत है बीजेपी के सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चूरू, नागौर, ये पूरा सीकर, झुंझुनू, ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में जो निर्णायक वोटर है, भले ही वोट की संख्या के लिहाज से एकदम निर्णायक की भूमिका ना हो, लेकिन नैरेटिव बनाने के लिहाज से और चुनाव लड़ने के लिहाज से और आक्रामक अपने तेवर और अंदाज के लिहाज से जाट राजनीति का गढ़ रहा है। अब दो जाटों के बीच ही यहाँ पर चुनाव है। ऐसे में जब झुंझुनू बैठकर रमेश सराफ जी आप नागौर की स्थिति को देखते हैं, तो चर्चाएं लाजमी है वहां पर भी होना, और वहां पर असर भी लाजमी है एक दूसरे का। तो वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं? झुंझुनू में बैठकर नागौर के लिए क्या कुछ सुन रहे हैं? देखिए मीना जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। नागौर की जो स्थिति है, उस चुनाव को झुंझुनू के लोग टक्कर का चुनाव मान रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ जाकर सांसद बन गए। इस बार वह कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के पास इतनी ताकत नहीं है अकेले के पास कि वह सांसद का चुनाव जीत सके। हनुमान बेनीवाल ने 2014 में निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा था नागौर से और अपनी जमानत जब्त करवा ली थी। उनको सांसद बनने के लिए किसी न किसी पार्टी का सहारा चाहिए। पिछले विधानसभा चुनावों का अपन परिणाम देखें तो जो उनकी परंपरागत सीट है, जहां से वो चौथी बार विधायक बने हैं, एक बार उपचुनाव में उनके भाई नारायण जी विधायक बने हैं, वहां भी वो 2100 वोटों के अंतर से ही जीत पाए हैं। तो उससे मुझे तो नहीं लगता है कि हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। कल मैंने हनुमान बेनीवाल जी का एक बयान पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी वालों को मना कर दिया था हाथ जोड़ के कि मैं सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहता आपके सहयोग से, क्योंकि आपके नेता आपके काबू में नहीं है, वह पार्टी के साथ दगा करते हैं। उसके बाद 2-3 लोगों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी किया गया है, जिससे एक प्रत्याशी वो भी है जिन्होंने हनुमान जी के सामने खींवसर से चुनाव लड़ा था कांग्रेस टिकट पर। तो इस तरह से हम लोग तो ये मानते हैं कि चुनाव टक्कर का होगा। नागौर सीट है वो जाट लैंड की मजबूत सीट है, वहां 1971 के बाद आज तक जाट ही चुनाव जीता है। उससे पहले दूसरी जाति के कोई जीत लिए, उसके बाद कभी भी नहीं जीता है। नाथुराम मिर्धा स्वयं 6 बार जीते हैं, एक बार उनका बेटा भानु प्रकाश मिर्धा भाजपा के चुनाव में जीते हैं, एक बार ज्योति मिर्धा उनकी पोती है वो कांग्रेस से चुनाव जीत चुकी है, एक बार रामनिवास मिर्धा जी भी कांग्रेस के टिकट के ऊपर वहां से चुनाव जीत चुके हैं। अभी उनके बेटे हरेंद्र मिर्धा नागौर से विधायक है। तो वहां से करीबन 8-9 बार तो मिर्धा परिवार ने नागौर में चुनाव जीता है। तो पिछले 2 चुनाव ज्योति मिर्धा लगातार हारी है, लेकिन आप हार का अंतर देखेंगे तो 2014 में वो CR चौधरी जी से
1 लाख से भी कम, करीबन 75,000 वोटों से हारी थी। इस बार भी उनका बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा था। जब हनुमान बेनीवाल जी के साथ भाजपा लगी हुई थी तब भी वह 1,81,000 वोटों से जीत पाई थी। तो मुझे तो ये चुनाव नहीं लगता है कि एक तरफा है और इसमें कांटे का संघर्ष होगा। ज्योति मिर्धा के पास एक विरासत भी है और सांसद भी रही हुई है। वह 1 बार जीती है, 2 बार हारी है, वह भी 4थी बार चुनाव लड़ रही है, उसके पास भी अनुभव है। तो मुझे तो यह सीट संघर्ष की लग रही है। जी, कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है नागौर लोकसभा क्षेत्र में और चुनाव का मतलब यही है कि रोमांचक मैच होना चाहिए। तो ये कम से कम इस 2024 के चुनाव की बात अच्छी है कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी, जनता को भी, राजनेताओं को भी चुनाव में आनंद आ रहा है। यानी कि मुकाबला बना हुआ है, रोचक है और हर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर जो है और ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जब 2024 की हम तस्वीर देखते हैं, पूरे देश में एक बात ये आ रही है कि जाट समाज बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के साथ नहीं है। नागौर में कम से कम जो स्थिति है उसमें यह है कि कैंडिडेट दोनों ही जाट है, तो जाट समाज को जाना किस तरफ होगा। अब सवाल ये कि चूरू, राधेश्याम जी, चूरू में हम देखते हैं कि बीजेपी का एक कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़ रहा है। वही स्थिति नागौर में है कि बीजेपी के अलायंस में, एनडीए में शामिल रहे हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप वहां चूरू में बैठकर जब नागौर की तस्वीर देखते हैं और लोगों के बीच चर्चा होती है, तो क्या वहां से सुर सुनाई दे रहे हैं आपको? मैम, नागौर के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगता है दोनों के पास ही अपना आधार सिकुड़ चुका है। क्योंकि स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा ने एक नींव जो अब तो चूरू, सीकर, झुंझुनू सब जगह बात बढ़ चुकी है, लेकिन एक जमाने में जाट समाज के एक छत्र नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा रहे हैं और सारे मिर्धा परिवार के लोग उसी विरासत के आधार पर नेता बनते चले गए हैं। और अपन गंभीरता से अगर नजर डालें तो जनता से ज्यादा जुड़ाव उन लोगों का नजर नहीं आता। और लगभग हनुमान बेनीवाल ने भी अपना जो आधार है वो जाट समाज के युवा लोगों को उत्तेजित कर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो दो जाटों की, एक तो विरासत के रूप में और एक युवा जाटों को उत्तेजित कर जो प्लेटफॉर्म हनुमान बेनीवाल का है, तो दोनों ही गैर जाट उम्मीदवारों के ऊपर दोनों का भविष्य निर्भर है। हनुमान बेनीवाल चूंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो दलित समाज में हो और मुस्लिम तो निश्चित रूप से है ही, और नागौर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की भी अच्छी खासी संख्या है। अब कहने को हनुमान बेनीवाल चाहे स्टेटमेंट में ये कहे कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपने और हमने सब ने देखा है कि तब तक हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत भी नहीं जुटाई थी, तब तक कांग्रेस ने उन्हें यस नहीं कह दिया। तो ऐसे में फैसला वो होगा जो गैर जाट जिस तरफ झुकाव ज्यादा करेंगे, क्योंकि जाटों में तो बंटवारा है। हनुमान बेनीवाल का अपना एक खेल है और ज्योति मिर्धा जाटों में चूंकि कमजोर हुई, इसीलिए तो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा, इसीलिए पिछला चुनाव हारना पड़ा। तो वो स्थिति तो नहीं है जो मिर्धा परिवार की हमेशा हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी का भी एक अपना वोट बैंक है, चाहे वो मूल ओबीसी हो, चाहे वो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत समाज हो, उसके ऊपर ज्योति मिर्धा का भविष्य निर्भर है। और दलित और मुस्लिम के ऊपर मेरे ख्याल से हनुमान बेनीवाल का भविष्य निर्भर है। ऐसे में चुनाव टफ होगा, मजबूती से होगा, एक तरफा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी
कौन सा समाज किस जाट को अपनाता है, ये सब भविष्य के गर्भ में ये देखना दिलचस्प होगा। तो समाज के सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ वो विकल्प है जो मिर्धा परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, जनता से जिसकी दूरी हमेशा बनी रही, इसीलिए जनता ने नकार दिया। ज्योति मिर्धा नाम है, लेकिन अब ज्योति मिर्धा राम के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और उसमें राम मंदिर का मुद्दा हो, मोदी का चेहरा हो, लहर पर हम बात जरूर करेंगे कि लहर मोदी की कितनी, क्योंकि जब अगर इस तरह की स्थिति है, इसका मतलब लहर जैसी स्थिति नागौर में तो कम से कम देखने को नहीं मिल रही। जब एक तरफा चुनाव नहीं है, इसका मतलब लहर नहीं है। लेकिन ऐसे में अनूप ठाकुर जी, जो बात राधेश्याम चोटिया जी ने की है कि मुद्दा ये है कि समाज के तमाम जो वर्ग हैं वो किसके साथ कितना जा पाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट पर भरोसा किया है, हनुमान बेनीवाल जिस जुझारू व्यक्ति का नाम है, वो भी अगर बैकफुट पर है, वो भी अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, इसका मतलब क्या है? सिंपैथी लेना चाह रहे या पहले से भूमिका बना रहे? देखिए मीना जी, इसमें कोई शंका नहीं है कि हनुमान बेनीवाल की जो पहचान है एक संघर्ष की, जुझारू की, फाइटर की, किसानों के लिए लड़ने की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली आइडेंटिटी है। और छात्र राजनीति से आपका संघर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी से देखा गया है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। अब ज्योति मिर्धा जी की जो बात चल रही थी कि क्षेत्र की जनता नकारेगी कि स्वीकारेगी, तो क्षेत्र की जनता ने तो अभी विधानसभा के चुनाव में भी बता दिया कि ज्योति मिर्धा के प्रति उनका कितना प्यार है। 2019 के चुनाव में भी बताया कि उनके प्रति जनता का रवैया क्या है। तो जनता उनको पहले 2 बार नकार चुकी है, तो इसमें कोई शंका नहीं कि हनुमान बेनीवाल के पैर मजबूत हैं और वहां से कांग्रेस के साथ उनका समन्वय हुआ है और उनकी जीत सुनिश्चित होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जहां जातीय समीकरण की बात चल रही है, तो जाट समुदाय हो, माइनॉरिटी हो, निश्चित रूप से माइनॉरिटी भी है वहां पे, तो माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ रहेगी। और आप देखिएगा कि कम से कम वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मैं समझता हूँ किसानी बहुत ज्यादा है, और किसानों का जो अभी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 3 कृषि काले कानून आए थे, उस दौरान ही हनुमान बेनीवाल जी ने दूरियां बनाई थी और किसानों के साथ वो खड़े रहे थे। उसके बाद आप देखिएगा किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई है, तो किसान भी त्रस्त है। किसान जो है वो हनुमान बेनीवाल जी को सहयोग करेगा, मुझे ऐसा आभास होता है। सारिका चौधरी जी, पूरे देश में और राजस्थान की तमाम जो लोकसभा सीट जहां पर किसान वर्ग से जुड़ा हुआ जाट समाज, जो अपने आप को किसान भी कहता है और जो अपने आप को राजनीति के केंद्र में, सत्ता के केंद्र में हमेशा बनाए रखना चाहता है, उस जाट समाज से ज्योति मिर्धा को आप लेकर तो आए कि मिर्धा के नाम पर आप राजनीति को अपनी नागौर की थोड़ी चमका पाएंगे, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में आपने भरोसा किया ज्योति मिर्धा पर। अब जब आप लोकसभा के चुनाव में ज्योति मिर्धा को देख रहे हैं और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वाकई में पार्टी ज्योति मिर्धा को कमजोर पा रही है कि इस तरह के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, या फिर ज्योति मिर्धा को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब कैसे चुनाव में आगे जाना है, या क्योंकि जनता के बीच में वो रही नहीं उस तरह से जैसे एक राजनेता को, जन नेता को रहना चाहिए। और आप ही से जुड़े हुए हनुमान बेनीवाल अब जनता में जब जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वोटर भी है, आपकी पार्टी से जो वोटर उनके साथ जुड़ा, उसे आप अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल की एक जो ताकत है वो ये कि वो व्यक्तिगत लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं। ऐसे में लोगों से दूर रहने वाले कैंडिडेट को आप लेकर तो आए हैं, लेकिन लोगों के वोट कैसे लेंगे? देखिए, पूरा का पूरा चुनाव साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार केंद्र में जो बनने जा रही है। और रही नागौर लोकसभा क्षेत्र की बात, तो आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल जी ने जब 2019 का चुनाव हुआ था, तब भाजपा के साथ गठबंधन किया था। उस समय भी मोदी जी की लहर थी, तो मोदी जी की लहर के कारण हनुमान बेनीवाल जी ने चुनाव जीता था। और अभी जिस रूप में ज्योति जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो एक नारी शक्ति के आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मिलित किया। और आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल जी के पक्ष में
जिस गठबंधन के साथ में ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनकी न तो कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है, ना राजस्थान के नेता इनके साथ में है, ना राष्ट्र के नेता इनके साथ में है। और आने वाले समय में अब की पार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने लगाया है, वो निश्चित तौर पे सपना साकार होएगा। और आप देखना नागौर के अंदर भी इतिहास बनेगा और ज्योति जी भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से ये विकास को गति मिलेगी। आने वाला समय जो है 4 जून को बताएगा। सारिका चौधरी जी, ज्योति मिर्धा वाकई में नारी शक्ति का प्रतिबिंब बन सकती है? ज्योति मिर्धा को लाने से वाकई में आप महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं? ये सवाल तो आप अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि वो तो पहले से सशक्त है, परिवार से सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से सशक्त और खुद के मनोबल से भी काफी। तो ऐसे में आप किसी वाकई में उस महिला को सामने लाते, जिसे मजबूत करते, तो महिला समाज मजबूत होता, तब तो आपकी मजबूती समझ में आती। बहरहाल अभी हम राजीव तिवारी जी, आपके पास आकर मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो अभी तक का लगभग 20 मिनट में हमने जितनी बात की, उसमें मोदी लहर जो सारिका चौधरी जी ने कहा है, लोकसभा की 25 सीट राजस्थान की है और लगभग हर सीट पर आप फीडबैक लेते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, अपनी पैनी नजर भी रखते हैं। आप मोदी लहर को देख पा रहे हैं? देखिए, जैसी लहर 2019 या 2014 में बनी थी लास्ट मोमेंट पे, मतलब मतदान से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो इस बार अभी दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि चिंता जो मोदी जी के, अमित शाह जी के और नड्डा जी के या राजनाथ जी के दौरे हो रहे हैं, वो अगर लहर बहुत तेज चल रही होती, कोई अंडर करंट होता, तो मालूम पड़ता कि भाई इनको मालूम होता और इतने प्रयास करने की जरूरत ही नहीं होती। तो घबराहट तो दोनों तरफ है। जैसा कि हनुमान बेनीवाल भी बोलते हैं कि मेरे को जबरदस्ती, मैं लड़ना नहीं चाहता था, मुझे आना पड़ा मैदान में। जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ जयपुर में बोल रहे थे कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था और मेरे को पार्टी ने अचानक कहा, लेकिन मैं तैयार हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। लहर कोई भी नहीं है अभी, आज की तारीख तक कोई लहर नहीं है। सिर्फ ये दिखावे की बात है कि 400 पार का नारा है और बहुत मोदी जी के नाम पे। अगर मोदी जी के नाम पर और कमल के फूल पर के नाम पर वोट पड़ रहे होते ना, तो ये प्रत्याशी चुनने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो लहर सच अभी तक कोई नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि मतदाता क्या सोच रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जाट मतदाता इस समय जिस तरफ ज्यादा झुकाव होगा दोनों कैंडिडेट में से, जाट जिसके तरफ ज्यादा वोटिंग करेंगे वही जीतेगा, क्योंकि बाकी के तो दोनों के सेट हैं। इनके माइनॉरिटीज और दलित वर्ग कांग्रेस के साथ है, इधर वैश्य, ब्राह्मण और ये जो दूसरे कास्ट हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उनके ऊपर राम मंदिर का भी असर है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, और अब वहां पे जाट है, बहुल ज्यादा तादाद में जाट हैं, तो वो जाट मतदाता जिस तरफ ज्यादा झुकाव होगा उनका और वो वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख तक दोनों बैलेंस्ड हैं। लेकिन जाट मतदाताओं पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि वो जहां उनके वोट ज्यादा पड़ेंगे उसी को चुनाव में आगे निकलने की वो मिलेगी, वही विजयी होगा। जाट मतदाता और जाट समाज के लिए ये कहा जाता है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहना पसंद करता है। अब भरतपुर भी बहुत हद तक जाट वोटर से प्रभावित है और जाट राजनेताओं से। तो गुलाबचंद्र जी, ये तो दोनों उम्मीदवार हैं, जो जाट समाज है वो दोनों में से ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में से जब एक को चुनने की बारी आएगी, तो किसको चुनना चाहेगा? एक नेता को जो उनके बीच रहे, या एक ऐसे सांसद को जो ऐसा अभी लगता है कि मजबूत स्थिति में पार्टी जिस सांसद की नजर आ रही है कुछ लोगों को, या जो फीडबैक जिस तरह के आ रहे हैं। हालांकि राजीव तिवारी जी ने जैसा कहा कि लहर जैसा अभी कोई माहौल नहीं, लेकिन 400 पार का नारा जो दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मतदाता और समाज, क्योंकि समाज तय करेगा कि मत कहां जाए, तो समाज किसके साथ जाएगा नागौर में?
देखिए, नागौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान की चुनावी राजनीति का में महाभारत का प्रतीक हम मान सकते हैं। ये इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत काल में द्रोणाचार्य को और धनुर्विद्या सिखाने के लिए जो क्षेत्र दिया गया था, उस समय जमीन आवंटित की जाती थी। तो ये अहि छत्रपुर कहलाता था, ये नागौर संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा, और उनको धनुर्विद्या के उसमें एवज में गया। तो महाभारत का इसका प्रतीक बना। और क्योंकि यहाँ अब तक 17 चुनाव तो हम हो चुके हैं, उससे 11 परंपरागत गढ़ ये रहा है कांग्रेस का। 11 सीटें, 11 बार कांग्रेस को सफलता मिली है, 2 बार भाजपा को, 1 बार स्वतंत्र पार्टी को और 1 बार जनता दल को। अभी सभी साथियों ने कहा, ये नागौर संसदीय क्षेत्र जो है मृदा परिवार की राजनीतिक विरासत का भी कि आवाज नहीं आ रही मेरी? आपके ऑडियो में काफी इश्यू आ रहा है, काफी डिस्टरबेंस है। आप प्लीज एक बार बोलें, लेकिन अगर बीच में डिस्टरबेंस हुआ तो आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप बताएं। तो ऐसे में आपकी बात के लिहाज से तो कांग्रेस के पक्ष में, इतिहास कांग्रेस के पक्ष में है वहां पर। हाँ, अभी तक का है, लेकिन अभी जो मैं महाभारत का जिक्र कर रहा था, उसका उल्लेख सिर्फ है कि 1972 में नाथूराम मिर्जा ने पहली पारी खेली थी और पहली जीत उन्होंने टकटकिया जीत हासिल की थी। लेकिन 1977 में जब जनता लहर का आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, तो पूरे उत्तर भारत में केवल नाथूराम मिर्जा एकमात्र कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की। हालांकि वो 20,000 वोटों की जीत थी, लेकिन नाथूराम मिर्जा यहाँ से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने छक्का तो नहीं लगाया चुनावी, लेकिन 3 बार तिकड़ी लगा करके 2 बार में जीते हैं। और आखिरी चुनाव था वो एक बड़ा अद्भुत चुनाव था इस देश की राजनीति में। 1996 में उनका स्वास्थ्य खराब था और वो नामांकन भरकर और एम्स में भर्ती हुए, अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं भी नहीं गए और उन्होंने निकाला था। अपने कहावत है, जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें वहाँ लोग परंपरागत भाषा में उसको थेवड़ी बोलते हैं, जैसे गोबर का कंडा हम देते हैं अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने थेवड़ी मान करके और ये जीत दर्ज की थी। तो ये जो महाभारत वाली बात थी कि उन्होंने जैसे गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को मिला था, तो वो जीत उनको मिली थी। उसके बाद पुत्र जो थे उपचुनाव हुआ 1997 में, पहली बार उन्होंने भाजपा का भानु प्रताप मिर्जा ने पहली बार भाजपा का खाता खोला था। लेकिन एक विशेष और ये है कि राजनीतिक दृष्टि से नागौर संसदीय क्षेत्र बहुत परिपक्व माना जाता है। 1957 में और मथुरादास माथुर यहाँ से चुनाव चुने गए थे, और जब उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था एक पद कि मैं आपकी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, इसलिए सांसद था। उन्होंने इस्तीफा दिया और नरेंद्र कुमार सांघी 1960 में चुनाव जीते। तो ये एक राजनीतिक परिपक्वता जो है और राजनीतिक चिंता संसदीय क्षेत्र है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सवाल है अभी वर्तमान जो चुनाव मैदान में है नाथूराम मिर्जा की, उसके लिए चौथा चुनाव है और हनुमान बेनीवाल काल के विधायक हैं और उन्होंने 1998 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का गठन किया। उन्होंने पर फैलाए अपने और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और संसदीय चुनाव, जैसे और मित्रों ने भी कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती, चूंकि छात्र राजनीति से चुनाव राजनीति में शामिल है और उन्होंने राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी तो बनाई पिछले विधानसभा चुनाव में। उस पिछले विधानसभा चुनाव में उनके 3 साथी और चुनाव में विजयी हुए थे, लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव जीत सके वो। तो ये स्थिति बताती है कि चुनावी मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं की जो टीम है उसका अभाव है। जरूर एक जोश है उनके पास, लेकिन एक चुनाव प्रबंधन का एक जो आधार है, फ्रेमवर्क है, नेटवर्क है, वो उनके पास नहीं है। इस स्थिति में जाट राजनीति में एक चीज मानी जाती है, बड़ा जाट कौन, उस हिसाब से वो नाथूराम मिर्जा की राजनीतिक विरासत को लिए हुए हैं और जाट की बेटी और जाट का ये जैसे कहावत है, उस कहावत को चरितार्थ करने में इस समय जो माहौल बनेगा। और जैसा भी मित्रों ने भी कहा कि हनुमान बेनीवाल के चुनाव प्रबंधन में कोई कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि उन्होंने ठीक है गठबंधन में अपनी मजबूरी थी कांग्रेस के नेतृत्व की
और गठबंधन में सीट हनुमान बेनीवाल को दे दी, लेकिन उनका और कितने ट्रांसफर हो पाएंगे, कांग्रेस के परंपरागत वोट कितने ट्रांसफर हो पाएंगे, इस पर हार जीत निर्भर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल हम हेमंत जोशी जी से पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर इस वक्त उनके साथ कितना जुड़ा है और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला, एक तरफ तो मिर्जा परिवार से सस्पेंशन हुआ है कांग्रेस पार्टी में। श्याम सुंदर शर्मा जी, बड़ा जाट कौन, नागौर तय करेगा ये, और इस बार के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की कहीं न कहीं एक राजनीतिक दिशा भी तय होगी कि वो जाटों के नेता बन पाएंगे या बड़ा जाट के नाम पर मिर्जा परिवार आगे एक बार फिर से बढ़त बना लेगा। देखिए, ये बात सही है कि नागौर का चुनाव बड़ा अलग तरह का है। जो व्यक्ति पहले जिस पार्टी के माध्यम से सांसद बन के गया था, आज वो दूसरी पार्टी की तरफ सांसद बनने के लिए तैयार है। तो नज़ारा बिल्कुल परिवर्तित है। पहले बीजेपी वाले जिताने में लगे हुए थे हनुमान बेनीवाल को, अब बीजेपी वाले हराने में लगे हुए हैं। एक परिस्थितियां का खेल है सारा का सारा। अब ज्योति मिर्जा अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारी है। हारने के बावजूद भी, क्योंकि बीजेपी फिर से उनको सांसद का चुनाव लड़ा रही है। अब देखिएगा, ये बात सही है कि हनुमान बेनीवाल भी अभी कुछ दिन पहले ही सांसद का इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो विधायक निर्वाचित हो गए थे खींवसर से। तो ये बात भी सही है कि जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से प्रहार किया कांग्रेस के प्रभारी के ऊपर, इसलिए उसने आज देखिए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया और उनके चचेरे भाई वगैरह को निलंबित किया है। तो ये हनुमान बेनीवाल चुनाव की राजनीति जानता है कि किस तरह से कहाँ कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि गठबंधन का जो स्वरूप दिया, उन्होंने कहा खारा मतीरे के समान है, क्योंकि स्वाद ही नहीं आ रहा। तो स्वाद आने के लिए उन्होंने देखिए आज निलंबित करने का प्रयास किया। तो फिजा को बदलने की बात तो करते हैं वो निश्चित रूप से। और जो रामनिवास गावड़िया कहें या भाकर कहें या महेंद्र चौधरी कहें या जितने भी कांग्रेस के थे, सब हराने में लगे थे, अब जिताने में लगे। अब वो कह रहे हैं कि देखिए निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में आना तो नहीं था, मैं तो विधायक बना था और 5 साल लड़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए वो सांसद बनने के लिए, देखिए वो खुद ही अकेले ही विधायक है और कोई थे भी नहीं पहले से, उससे ज्यादा विधायक थे। तो इस तरह से जिस तरह से अब वो उठा रहे सवाल ज्योति मिर्जा के ऊपर कि इनको तो इनकी दादाजी की सिफारिश पर डॉक्टर बन गई, तो ज्योति मिर्जा ने भी जवाब दिया मैं तो एसएमएस से डॉक्टर बनी थी, डिग्री दिखा दूंगी। अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस चुनाव में दिखने लगा है, पहले नहीं दिखा था। अब क्या कारण है क्या नहीं मुझे नहीं पता। और वो फिर कह रहे हैं कि मैं तो वो केस के कागज भी लाके दूंगा जिसमें ईडी छापा मार रही थी, क्या हो रहा था, आयकर मार रही थी। अब बीजेपी के सहारे से वो चुनाव लड़के जाना चाहते हैं, वो तो बीजेपी अब कुछ कराना नहीं चाहती। तो कह रहे मैं कागज लाके बांटूंगा अपने क्षेत्र में और बताऊंगा कि आपकी जनप्रतिनिधि यहाँ तो रहेगी नहीं, वो तो। और आज भी देखिए उसकी सास तो कांग्रेस में है और कांग्रेस से मंत्री रही है उसकी सास ज्योति मिर्जा की। और ज्योति मिर्जा निश्चित तौर पर अब तक तो किस तरह की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की करीबी थी, और अशोक गहलोत को बहुत सारी चुभन महसूस होती थी और वो कहना मानती नहीं थी, वो जो निर्णय कराती थी दिल्ली से कराती। इसलिए अशोक गहलोत उनको राजनीति में रखना नहीं चाहते थे, किसी भी तरह से उनको हटाना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी में चली गई, अब उनके लिए अच्छा है। अब हनुमान बेनीवाल कोई जमाने में अशोक गहलोत के प्रति क्या कहता था आपने भी देखा, हाउस में मैंने भी देखा, और वो गहलोत के खिलाफ भी पता नहीं क्या क्या कहते थे, और वसुंधरा राजे के कारण तो वो बीजेपी छोड़ के गए। तो परिस्थितियां कुछ बदली नजर आती है। निश्चित तौर पर देखिए हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद उसकी स्थिति अभी भी वो चुनाव ये बात सही है श्याम सुंदर शर्मा जी कि इस विधानसभा के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी कमजोर हुई, उनके विधायक कम हुए, वो खुद अपने एक विधायक के रूप में सीमित हो गए। अब सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि नागौर लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके सामने दोनों दल बदलू है। अब दोनों दल बदलू की स्थिति ये है कि दोनों ताकत के साथ रहना चाहते हैं। अब जनता ताकत के साथ यानी कि सत्ता के साथ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सत्ता किसकी आ रही है ये तो अभी जनता को पूरे देश में भ्रम की स्थिति है, कोई स्पष्टता नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है कि सत्ता किसकी आ रही है। हालांकि एक तरफ से 400 पार का जहां नारा है वहां बीजेपी के पक्ष में निश्चित रूप से माहौल ज्यादा बनाया जा रहा है, वो कितना सफल होगा वो एक अलग बात है।
लेकिन नागौर की जनता अपना फैसला वोट देने से पहले किस आधार पर करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मीना जी, जहाँ तक राजनीतिक विरासत की बात है, राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है। जो विरासत है, राजा महाराजाओं की विरासत भी तरक्की है, और नाथूराम मिर्जा परिवार का जो दबदबा है वो भी डाइल्यूट हुआ है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब पिछले जो 15-20 साल के दौरान देश की राजनीति में जो बदलाव आया, उसमें अगर आप काम करोगे और जनता के बीच रहोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। केवल विरासत के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते। नागौर की स्थिति में जो स्थिति आ रही है, आप ये देखें कि शुरुआत में जो स्थिति थी, जो हनुमान बेनीवाल का जो नाम जिस तरीके से उभर कर आ रहा था और लग रहा था कि एक तरफा मामला, अब नहीं है। अब स्थिति ये आ गई, उसका कारण तो जो यहाँ के लोकल जो अपने पत्रकार बंधु बैठे हैं इनको ज़्यादा होगा। हम तो केवल जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो बड़े पत्रकारों की जो परिचर्चाएं सुनते हैं उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो बदलाव आया है वो हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छा नहीं। कांग्रेस की जो स्थिति राज्य में है, अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो मामला हुआ जिस तरीके से, और आपके अपने यहाँ जिस तरीके से उम्मीदवार बदला, आपके जयपुर के अंदर उम्मीदवार बदला, भीलवाड़ा में बदला, राजसमंद में हुए, ये जो घटनाक्रम जो चले हैं ये कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है और कांग्रेस की निर्बलता को ही जाहिर करते हैं। और इसका प्रभाव अब आपको नागौर में ही इस बात से साफ लग सकता है कि हनुमान बेनीवाल का जो कल या परसों का स्टेटमेंट है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाने के लिए किया गया है, वो इस बात का द्योतक है। उनको लगने लगा है कि अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं है कि वो चुनाव एक तरफा होकर के चुनाव जीत जाएं, उनको कांटे की टक्कर से सामना करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों पुष्कर में जो मोदी की जो जनसभा हुई और जिस तरीके से वहाँ का रेस्पॉन्स देखने को मिला, उससे लगता है कि उसका मोदी का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आ रहा, वो पूरी तौर पर नहीं दिख रहा अभी, लेकिन ये मोदी का इम्पैक्ट इस बात का द्योतक है कि जहाँ हनुमान बेनीवाल बहुत जोर शोर से बात करते थे और हम लोग यहाँ बैठकर परिचर्चा में भी ये बात मानते थे कि हनुमान बेनीवाल की स्थिति बहुत मजबूत है, आज हम इस बात पर आ गए हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला है। और हनुमान बेनीवाल भी कहने लग गए हैं कि मुझको मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा, मैं तो यहाँ विधायकी करना ही चाहता था। दूसरी बात, अब जहाँ तक हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक स्थिति सवाल है, नेता तो हैं, लेकिन विधानसभा में जो खामी से अपनी जो परंपरागत सीट है, वहां से जो पिछला चुनाव आप अपने बलबूते पर चुनाव जीते और मात्र 2000 वोटों से जीते। विधानसभा के चुनाव में 2000 की हार जीत को मायने नहीं रखती। ये बहुत आज का नैरो मार्जिन है, जब 30, 40, 50 के हजार की हार जीतें होती हैं तो उसमें 2000 के मार्जिन बहुत नैरो मार्जिन पर चुनाव हुआ है। ये स्थिति अब आपको यहाँ की सारी स्थिति आपके पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली है। अब बेनीवाल जी को एक बात तो आपको माननी पड़ेगी मीना जी कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है वो बहुत कमजोर हुआ है पहले से। अब 8 विधानसभा चुनावों में कोई निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि वो चुनाव जीतता है जब तक कि उसको किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त ना हो। 2019 का चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा का समर्थन लिया, इस बार वो कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं, तो बिना समर्थन के तो उनका चुनाव लड़ना तो कोई संभव था नहीं। लेकिन अब हालत में जो नागौर के जो हमें लग रहे हैं वो ये है कि वहाँ आपके मुसलमान वोटर भी बहुत है और मुसलमान वोटर में निर्णायक स्थिति में भी है, और वो निश्चित रूप से आपका भाजपा के कारण या वो कितना परसेंट वोट आता है वो एक अलग बात है, उनका कितना इंटरेस्ट रहता है हनुमान बेनीवाल के अंदर। इसके अलावा जो अदर कास्ट की जो वोटर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो ठाकुर हैं, चाहे वो वैश्य हैं, ये हैं, इनका बहुत बड़ा इसमें भूमिका रहेगी चुनाव नतीजों पर। और अभी तो आप जिस तरीके से अब लग रहा है, अब आपको 1-2 दिन में और दिखेगा असर इसका, और चुनाव की जो 19 तारीख से 3 दिन पहले आपको दिख जाएगा कि स्थिति नागौर क्षेत्र की क्या होने वाली है। जब हम अभी आपके 10 दिन पहले से ही मानने लग गए कि कांटे का संघर्ष है, तो आप ये निश्चित मानिए कि जो मोदी का इम्पैक्ट है, मैं इस बात से बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि मोदी का इम्पैक्ट अभी अंडर करंट है
अभी सामने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनका मूवमेंट है राजस्थान में बढ़ेगा और इधर उधर की इस तरह की सब आएंगी। अब ये बात तो कहने लगे हैं हनुमान बेनीवाल जी, कैसा हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस बात का द्योतक है इस बात का कि वो उनको कांग्रेस की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा और ज्योति मुर्दा धीरे धीरे अपना रास्ता आगे बढ़ाती जा रही है। चुनाव नतीजे के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है क्या नहीं। एक बात तो ये राकेश वशिष्ठ जी कि आपका कहना है कि मोदी फैक्टर, मोदी लहर अंडर करंट है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बात ये भी सुनने में आ रही है और बहुत अच्छे से चर्चा बन रही है कि बीजेपी में ही बड़ी लीडरशिप नहीं चाहती है कि आंकड़ा इतना बड़ा हो जाए कि मोदी सभी के कद को पीछे छोड़ दे। एक ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन, उन्हें उस तरह से सहयोग पार्टी का नहीं मिल पा रहा है। अनूप ठाकुर जी, इस बात में सच्चाई है कि कांग्रेस का वर्कर अभी मानसिक रूप से हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि दरअसल हनुमान बेनीवाल का जन्म ही कांग्रेस के विरोध के रूप में हुआ है। देखिए मीना जी, कहीं ना कहीं ये सब चीजें राजनीतिक दलों में चलती रहती है, कांग्रेस का ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होता है। जैसे जोधपुर में हुआ था, बाबू सिंह राठौड़, जसवंत बिश्नोई, ये गजेंद्र सिंह जी से नाराज थे। तो ऐसे ही कांग्रेस में भी हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो हम समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पूरी कांग्रेस ने समर्थन दिया है तो कांग्रेस 100% उनके साथ लगेगी, उनको जिताएगी, इसमें कोई संशय नहीं। जी हेमंत जोशी जी, कांग्रेस कितनी उनके साथ है हनुमान बेनीवाल के, इस सवाल का जवाब तो आप दें, लेकिन उससे पहले ये बताएं, राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है और इस वक्त जो संकेत और संदेश हनुमान बेनीवाल देना चाह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा था, ये संदेश वो किसको देना चाह रहे हैं और वो क्यों देना चाह रहे हैं? क्या उन्हें भी भीतर से इस बात का डर है या फिर वो इस माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से संवेदना लेकर अपने वोटर को एकजुट करने का प्रयास कर रहे? जी मीना जी, आपने सही बोला, यह केवल संवेदना लेने के लिए ही हनुमान बेनीवाल की ओर से दिया गया बयान है, क्योंकि मकराना से जो विधायक है जाकिर हुसैन गैसावत, तो वहां से हनुमान बेनीवाल की स्थिति अच्छी है। डीडवाना से भी मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स डीडवाना शहर में पर्टिकुलर अच्छे हैं, तो यहाँ से भी इसकी हनुमान बेनीवाल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। ज्योति मिर्धा की अपन बात करें, नावा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यहाँ से ज्योति मिर्धा को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। लाडनू से भी कुछ संभावना है, ज्योति मिर्धा को बढ़त मिल सकती है। पर्वत सरद से भी ज्योति मिर्धा को कुछ बढ़त मिल सकती है। लेकिन अपन बड़े जो हनुमान बेनीवाल के अपन मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक के रूप में देख सकते हैं, डीडवाना है, मकराना है, नागौर है, खींवसर है, यहाँ से हनुमान बेनीवाल को, जायल है, यहाँ से हनुमान बेनीवाल को अच्छी संख्या में लीड मिलने की संभावना फिलहाल है। हालांकि कल सीएम भजनलाल शर्मा का डीडवाना दौरा है, उसके बाद में हो सकता है कि मकराना में भी किसी बड़े लीडर की सभाएं करवाई जा सकती है। तो बीजेपी नो डाउट सुधारने में लगी हुई है नागौर सीट को कि कैसे भी करके अपन नागौर सीट जीतते। बीजेपी को पता है, अभी अमित शाह सिक्कर आए थे, उस टाइम भी नागौर लोकसभा की कमजोर स्थिति के बारे में उन्हें पता चला था और उन्होंने अपने प्रभारियों को यहाँ भेजा है। स्थिति में सुधार तो बीजेपी कर रही है, प्रयास भी कर रही है सुधारने का। मतदान तक बीजेपी कितना सुधार कर पाती है ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। हेमंत जोशी, बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी की नागौर की जो टीम है, वो पूरी तरह से ज्योति मिर्धा के साथ जुट गई है। यूनुस खान जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? यूनुस खान है फिलहाल अभी खुलकर किसी के समर्थन में वो नहीं आए हैं और खुलकर उनकी तरफ से कोई बयान भी जारी नहीं किए गए हैं। बीच में चर्चा सुनने मिली थी कि बसपा जो प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह रशीदपुरा, उनको उनका मोरल सपोर्ट कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनुस खान गजेंद्र सिंह रशीदपुरा को अपना वोट बैंक दिलवा सकते हैं या रशीदपुरा को उससे कोई बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यूनुस खान की स्थिति, उनकी भी परेशानी है कि किसके साथ जाएं, बड़ी विडंबना जैसी स्थिति हो गई है। तो ऐसे में राजीव तिवारी जी, आप कुछ और बोल रहे हैं हेमंत जोशी जी? जी मैम।
हेमंत जोशी जी, जो वोटों का गणित है वहां का, नागौर का वोट का गणित किसके पक्ष में जा रहा है? 26 लाख, उसमें से यदि बात करें तो जाट बाहुल्य नागौर लोकसभा सीट है, तो जाटों का वोट प्रतिशत तो काफी ज्यादा है, लेकिन 4 से 5 लाख वोट यहाँ मुस्लिम भी है। ऐसे मुस्लिम की अपन बात करें, यदि जाट वोट बैंक बराबर भागों में भी डिवाइड होता है या थोड़ा बहुत या बराबर भी होता है, तो ऐसा का वोट बैंक बड़ा सरकारी यहाँ रहेगा। जनरल कास्ट है, उसको तो अपन मान सकते हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ी हुई है, लेकिन एससी का वोट बैंक विचारधारा चुनाव में आम ऐसी जी, राधेश्याम छोटे जी के बाद वापस चलते हैं। राधेश्याम जी, राहुल कस्वां का फैक्टर कांग्रेस में आने से उसका असर नागौर तक पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात कि हनुमान बेनीवाल ने राजनीति में अपनी जो अलग जगह बनाने की कोशिश की, वो जाट हित, और उन्होंने जाट वैसे कहा नहीं, उन्होंने तो कहा समाज का हित और किसान का हित। और हनुमान बेनीवाल एक नेता के रूप में एक समाज विशेष की राजनीति से आगे जनता के मुद्दों को उठाते हुए और अब तक उनके राजनीतिक करियर में लोगों के काम करते हुए कितने सफल राजनेता के रूप में नजर आ रहे हैं? देखिए, चूरू में जो मामला है उसका असर नागौर तक होगा, ये मुझे संदेहास्पद लगता है। हालांकि जाट बिरादरी राजस्थान में अपने हितों के हिसाब से फैसला लेती है, लेकिन आज जाट बिरादरी में भी ये स्थिति किसी की नहीं है कि वो मूवमेंट को बदल दे। ऐसे में राहुल कस्वां और देवेंद्र झाझड़िया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का असर नागौर लोकसभा क्षेत्र में होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब रही बात नागौर की, तो नागौर में भी, लाडनू में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, ये आपको पता ही है। और सर्वाधिक संख्या अल्पसंख्यक मतदाताओं की नागौर में है, उसका लाभ हनुमान बेनीवाल को निश्चित मिलेगा। और जाट राजनीति का हम अगर वैसे कहें तो नैतिक रूप से तो कोई मतलब नहीं है। जो बिजली का बिल नहीं भरे, बिजली की चोरी करे, बिजली की विजिलेंस आए, उनको के साथ मारपीट की जाए और नेता बीच में आके खड़े हो जाए और ये सार्वजनिक रूप से कहे कि मारो, ये समाज को उत्तेजित करके अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास है। और उस प्रयास में बहुत हद तक हनुमान बेनीवाल सफल भी हुई है। लेकिन सामने भी जो मिर्जा परिवार है वो सिर्फ विरासत के आधार पर ही वोट मांगता है, जनहित के मुद्दों को छूने का मेरे ख्याल से उनके पास कोई विजन नहीं है। कल अगर ऐसा होता तो रिशवाल मिर्जा कीलका से चुनाव नहीं हारते, वे भी हारे हैं, इस बार उनका पुत्र भी चुनाव हारा है। तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि पहले के मुकाबले आज जाट बिरादरी पर मिर्जा परिवार की पकड़ में बेहद कमी आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का फैसला जाट बिरादरी के अलावा बाकी जो समाज है उनके मतदान के निर्णय पर निश्चित रूप से निर्भर करेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक और कुछ प्रतिशत दलित, तो दूसरी तरफ मूल ओबीसी हर जगह संख्या बल में भारी रहती है। राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी माना जाता है। इनके निर्णय पर ही चुनाव का निर्णय निर्भर करेगा। जी, राजीव तिवारी जी, एक जो पूरे देश में इस वक्त बहस और चर्चा हो रही है, भीतर खाने दबी जुबान में, कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ बयानों के माध्यम से, कुछ रणनीति के माध्यम से, जो भीतर ही भीतर नजर आ रही है, वो ये कि
मोदी की ताकत बीजेपी और आरएसएस दोनों को भी अब उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ताकत का मतलब यहाँ पर उनके कार्यशैली भी है और राजनीति में जो उनके समकक्ष हैं, जितने भी नेता कद्दावर, उनका जो हाल हुआ है, कोई भी पार्टी और पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन, खास करके हम यहाँ आरएसएस की बात कर रहे हैं, उनको ये बात कम अच्छी लग रही है और इसलिए वहां से भी एक इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि संख्या कम रहनी चाहिए। क्या ये मोदी लहर की अंडरकरेंट की बात जो राकेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं, या जो राधेश्याम चोपड़ा जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है, क्या ये बात और जो मैंने आपसे साझा की है और आप भी सुन रहे हैं, इन दोनों में विरोधाभास है? बिल्कुल अंडर करंट जैसा भी कुछ भी नहीं है ऐसा। और जो आरएसएस के लीडर्स हैं, अब आप देखिए कि गडकरी जी हैं, एक राजस्थान का एक भी दौरा नहीं हुआ अभी उनका, उनको नागपुर में ही फंसे हुए हैं वो, या उनको फंसा रखा है वहाँ भी। उनके पीछे लोग लगा दिए हैं कि जैसे कि उनके खुद के पुत्र का बयान आया कि इस बार कुछ हमारी पार्टी के लोग ही चाहते हैं कि हम यहाँ से पिछड़ जाएं, ना जीत पाएं, इसलिए उन्होंने अपने आरएसएस से और उससे सबसे समर्थन की अपील करी है, कार्यकर्ताओं से समर्थन की अपील करी है। तो वो खुद आप देखिए, राजनाथ जी पहला दौरा उनका परसों हुआ यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सिर्फ वन मैन उस पर ये पूरा हो रहा है कि मोदी जी को आगे रखकर चुनाव मोदी जी लड़ना चाहते हैं। भाजपा या आरएसएस में कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये चाहते हैं कि हम सत्ता में वापस लौटें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो चीजें हैं वो एक जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाए पार्टी के भीतर भी। तो वो स्थिति से बचने के लिए काफी लोग मोदी जी की जो और चीजें हैं उनसे, जैसे अब उन्होंने मुस्लिम लीग का जो ये मुद्दा छेड़ दिया, इसको भी बहुत सारे बीजेपी के या आरएसएस के लोग सही नहीं मान रहे कि आप ऐसे मौके पे एक पूरे उसको समाज को आप बिल्कुल पृथक कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, अब मकराना अपन नागौर की बात कर रहे हैं, नागौर में जाट समाज के बाद दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए मतदाता, अगर सिंगल किसी कास्ट के रूप में देखा जाए तो मुस्लिम है। तो यही सारी चीजें। और जहां तक नाथूराम मिर्जा के परिवार की बात है, तो वो अब प्रभुत्व जो मिर्जा साहब के समय था, नाथूराम जी के समय, और वो भी उनके आखिरी चुनाव तक सिमटने लगा था। अभी तो उनको अपील करनी पड़ी थी कि मुझे थेपड़ी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे देखा होगा कि भैरव सिंह जी शेखावत ने भी, जब नरपत सिंह जी का चुनाव का उनका पिछला चुनाव था विधानसभा का विद्याधर नगर, हाँ, तो उनको खुद उसमें भी को उन्होंने उतरना आके पड़ा यही था। कहा था कि भाई ये वोट आप मेरे लिए, मेरी आखिरी अपील है आपसे, मुझे दो, मेरे नाम पर दो। बिल्कुल और उसके बाद बिल्कुल। किस तरीके से नरपत सिंह जी की जो स्थिति थी और वो एकदम चेंज हुई और उसके बाद वो जीत गए। तो हमारे यहाँ आज भी है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। नाथूराम जी ने जितना काम वहां पे नागौर में किया, तो लोगों ने, जब उन्होंने अपनी, उनको लगा कि इस बार हो सकता है मैं हार जाऊं, तो उन्होंने वो आखिरी अपना तुरुप का पत्ता चला कि मन थेपड़ी दे दो। जी जी, थेपड़ी और तो दे उसके, दी उनको, जनता ने, मान लेते हैं राजीव बिल्कुल, तिवारी लेकिन जी। उसके बाद आप देखिए उनके परिवार को हाँ, क्या समर्थन मिला। ज्योति मिर्जा 2 बार चुनाव हार गई, एक बार विधायक का, एक बार सांसद का। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम, तो ये मुकाबला ऐसा नहीं है। अब सिर्फ आज देखिए, आप 9 तारीख है और 9 तारीख से 17 तारीख के बीच में क्या कोई नया मुद्दा आएगा ऐसा कि सारी चीजें पलटेंगी? जी, मुझे तो लगता है, वो मुझे लगता है कोई ऐसा मुद्दा आएगा। जी, तो वो संभावनाओं के सारी बीच, चीजें उन पूरे तमाम जो संभावनाओं, फर्स्ट फेज के अंदर जो 100 कितनी सीटें हैं उनमें चुनाव हो रहा है, 118 या कितने, 118 ही है शायद। तो उन पे जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर अभी तक कोई लहर बन नहीं पाई है। तो कोई जी, ना कोई मुद्दा 9 से 17 के बीच में ऐसा आएगा
जो शायद चीजों को अपनी तरफ। तो इस पूरे एक सप्ताह में राजनीतिक रूप से उफान कितना किस मुद्दे पर आता है वो तो हम सब देखेंगे ही, लेकिन गुलाब बत्रा जी, मिर्धा परिवार को नागौर की जनता ने इतना प्रेम, इतना वोट दिया, मिर्धा परिवार ने नागौर को क्या दिया? जब ये सवाल पर आते हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा की हार या जीत में कहीं ना कहीं क्या ये फैक्टर भी कोई अहम भूमिका निभाएगा कि मिर्धाओं को हमने इतना दिया, उन्होंने नागौर को क्या दिया? देखिए, चुनावी राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा इलेक्शन मोड पर रहता है। आपको अगर याद दिलाएं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में 464 कैंडिडेट खड़े किए थे, 303 विजयी हुए और 161 सीटों पर भाजपा को सफलता नहीं मिली। आप कहेंगे कि चुनाव के बाद हमेशा भाई हमारी पार्टी सरकार आ गई, सत्ता में आ गई है, लेकिन अगले पखवाड़े में, पिछले चुनाव 2019 के अगले पखवाड़े में अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और बड़े पदाधिकारी, उनकी बैठक में, उसमें जीत की बात अलग रही। उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि 161 जो पराजित हुए उन कारणों की समीक्षा की गई और उसके बाद एक मंत्री को विभिन्न उन 161 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भेजा गया और उसकी स्पीड भी सारी समीक्षा करके और ये कहा गया, ये निर्देश दिया गया कि अगली बार आप 2024 में उस सीट को कैसे जीत सकते, कम से कम 8 से 70% सीटें हैं, तो 161 में से हम जीत के दिखाएंगे। उस योजना तब से बनने लगी, अब 5 साल हो गए, अब 5वां साल है जो चुनावी रणनीति का अंतिम दौर है। आप देखिए कि उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 400 पार की एक नैरेटिव बनाया पॉलिटिकली, वो ये उसी का नतीजा है। और उसमें भी कहा गया था कि जो जीत सकता है लोकसभा के चुनाव उनको किसी तरह से पार्टी में शामिल किया जाए, इसलिए सितंबर 2023 में नागौर से ज्योति मिर्धा को भाजपा में शामिल किया गया। उनके साथ मिर्धा परिवार के और लोग भी शामिल हुए और उनको विधानसभा चुनाव लड़ाई हार गई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनका लक्ष्य तो लोकसभा का था और इसलिए उनको चुनाव हारने के बाद में, विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद लोकसभा का टिकट दिया गया। तो मिर्धा परिवार की जो राजनीतिक विरासत है वो तो जरूर है, लेकिन ये बात जो आपने कहा कि मिर्धा परिवार ने नागौर संसदीय क्षेत्र को क्या दिया, तो नागौर संसदीय क्षेत्र में केवल पॉलिटिकल फसल है, उस फसल की कटाई हमेशा मिर्धा परिवार ने की है, ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जब कोई भी राजनेता, राजनीतिक दल या राजनीतिक परिवार जब इस तरह से किसी भी लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो उनके साथ क्या होता है, उसका बहुत बहुत सुंदर यहाँ गुलाब बत्रा जी ने विश्लेषण किया। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये कि यूनुस खान इस चुनाव में कहीं कोई भूमिका में नजर आएंगे, उनका रोल इम्पोर्टेंट होगा और उनके रोल से इस लोकसभा की विजेता का चयन होने में कहीं कोई रास्ता बनेगा? ये तो वसुंधरा राजे तय करेगी कि उनका रोल किस प्रकार का रहेगा। और आपने अदावत देखी दोनों के बीच में, देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल और दोनों के बीच में बहुत तल्ख स्थितियां रही हैं, आपस में समन्वय कभी देखने को मिला नहीं, क्योंकि आपने देखा जेल के अंदर जो कुछ कांड हुए थे, जो हुआ था, मिलने गए थे, बहुत सारी चीजें विधानसभा में हमने देखी जब ये मंत्री हुआ करते थे यातायात। तो अभी तक कहना स्थिति नहीं है कि वो, क्योंकि निर्दलीय हैं, वो सत्ता के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बाकी वो निश्चित है मुस्लिम उनके ज्यादा है वोट, और मुस्लिम कहाँ जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए आज भी एयरपोर्ट नागौर में नहीं है और जिस प्रकार के रेलवे स्टेशन बैठता है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो नागौर में नहीं है, वो कहाँ है? अब मेड़ता में है। तो ऐसी स्थिति में नागौर को हमने जिला तो बनाया और एक जिला और शामिल हो गया, अब तो डीडवाना भी नया जिला है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान नहर का पानी सिंचाई के लिए कैसे आए? आपने ERCP को लेकर के 13 जिले का तो कर दिया, अब यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने मामला उठाया कि इस तरह से कोई प्लान करके ला सकते हैं क्या? और यहाँ के बच्चे प्लान करते हैं रोजगार के लिए, और सबसे ज्यादा तो अग्निवीर से पीड़ित यही 2 जिले हैं
डीडवाना और नागौर में, जहां पर के बच्चे सेना में भर्ती होके जाते थे। अभी तो 50% कर दिया। इससे पहले नागौर सबसे बड़ा मामला उठाए इसने था, हनुमान बेनीवाल ने। तीन कानून भी तो उसके खिलाफ तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी छोड़ के आया ही था। तो देखिए स्थितियां बड़ी अलग तरह की है। अब ज्योति मिर्धा चाहे भले ही कुछ भी कहे कि मैं बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी का दामन चल के आगे नहीं, उसका परिवार तो सारा का सारा आज भी कांग्रेसी है। उसकी बहन का जी, और ज्योति मिर्धा से ज्यादा इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा जी, मैंने यूनुस खान का नाम इसीलिए लिया कि वसुंधरा राजे का नाम आप जरूर लेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन वसुंधरा राजे की मुसीबत और मुश्किल देखिए कि ना वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में यूनुस खान को जाने का बोल सकती, ना ज्योति मिर्धा के पक्ष में जाने का बोल सकती। तो ऐसी स्थिति में यूनुस खान किसके पक्ष में जाएंगे? रमेश तराब जी, यूनुस खान के सामने विकल्प क्या? सीआर चौधरी की बात भी, सीआर चौधरी को अलग करने के लिए आप देखिए वो कहाँ पर बाड़मेर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शायद वहां तो है नहीं। मैं उनका किसान आयोग का अध्यक्ष बना के भेजा गया उनको कि भाई यहाँ राजनीति पसंद नहीं। उनको ज्योति मिर्धा को पसंद नहीं थे सीआर चौधरी, क्योंकि हराया हुआ था। ये बड़ा अलग अलग तरह का नागौर का इस बार का राजनीति अलग तरह की है। और देखिए मोदी जी की बार बार कह रहे हो, पुष्कर में जो सभा हुई वहां 3 लोकसभा क्षेत्र के लोग आए थे, बताया 2 लोकसभा क्षेत्र के। देखिए राजसमंद भी इससे अटैच है, दो वाली जो है राजसमंद में भी नागौर का हिस्सा भी लगता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि नागौर 6 जिलों के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें जयपुर भी है। आपका देखेगा, मैं देख रहा था राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, दुश्मन, मित्र कुछ नहीं होता है श्याम सुंदर शर्मा जी। और वही स्थिति इस वक्त है कि वसुंधरा राजे को बहुत जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हनुमान बेनीवाल ने किया था, आज उनके पास अगर वो मोदी विरोधी जो भी ग्रुप या जो भी बीजेपी की लीडरशिप है या जिन लोगों का मोदी शाह की तरफ से नुकसान किया गया है, कहा जाता है गुंजल भी वसुंधरा राजे समर्थक हैं। तो ऐसे में जो कोटा से ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर बीजेपी के कुछ लोग इस वक्त बीजेपी का रास्ता थोड़ा मुश्किल बनाना चाहते हैं और उनका ग्राफ थोड़ा नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो वसुंधरा राजे समर्थक यूनुस खान हनुमान बेनीवाल के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। काफी दिलचस्प मैच हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नागौर लोकसभा क्षेत्र की दिलचस्प तस्वीर जो है इस वक्त बनी हुई है। आने वाले 7 दिनों में किस तरह से ये राजनीतिक तूफान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे समझ में आएगी तस्वीर और साफ होगी कि नागौर में जो कांटे का मुकाबला बना है वो एक तरफा किसकी तरफ झुकाव ज्यादा लेता नजर आएगा। न्यूज़ 24 पर राजस्थान की लोकसभा क्षेत्रों की तस्वीरों को हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र की कोई जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।